नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नकमा। देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे लगभग साफ हैं। इन सभी सीटों के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव कराए गए थे। बिहार की बात की जाए तो 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। बिहार में आरजेडी तारापुर सीट पर अभी आगे है। कुशेश्वर स्थान पर जेडीयू ने जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की है, लेकिन मध्य प्रदेश और असम में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाए रखी है। लेकिन हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, खास करके मंडी लोकसभा सीट जो मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र था। राजस्थान की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। तो इसका मतलब है कि कुल मिलाकर जो अभी नतीजे आए हैं वो कुछ मिले जुले हैं। कहीं पर बीजेपी को झटका लगा है, लेकिन कहीं पर बीजेपी ने अच्छा भी किया है, जैसे कि असम में, मध्य प्रदेश में, कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में अच्छा कर रही है और राजस्थान में, जबकि बीजेपी जो है वो मध्य प्रदेश में और नॉर्थ ईस्ट में अच्छा कर रही है। लेकिन टीएमसी ने अपनी जो पकड़ है वेस्ट बंगाल पे वो बनाए रखी है पश्चिम बंगाल में। बिहार की बात सबसे पहले करते हैं। यहां पे 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में आरजेडी तारापुर सीट पे आगे चल रही है, लेकिन कुशेश्वर स्थान की जो सीट है वो जेडीयू ने जीत ली है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं मेरे सहयोगी मनीष कुमार। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों की चर्चा करने के लिए कि इसमें दावे बहुत थे। लालू भी चुनाव में बाहर आए और कहा था कि कांग्रेस को सीट क्यों दें, हारने के लिए दे दें। ऐसे में कुशेश्वर स्थान जेडीयू ने जीत लिया है वापस, तो आरजेडी को ये झटका है। अब तेजस्वी यादव, लालू, ये तमाम इन लोगों ने इस बाइपोल में अपनी बहुत ताकत लगाई थी। मनीष, देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आरजेडी ने कोई कसर इस चुनाव में नहीं छोड़ी थी। लेकिन हाँ, जैसा कि अमूमन हर बाई इलेक्शन में होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उस स्टेट में उसको एक एज होता है, और जैसा तेजस्वी यादव या आरजेडी के अन्य नेताओं ने चुनाव प्रबंधन किया उस पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का चुनाव प्रबंधन जो है वो भारी था। और 2 बातें बड़ी अहम है। पिछले साल जब आम विधानसभा चुनाव हुए थे, जनरल असेंबली इलेक्शन में, उस समय यहाँ पर मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट था। उसके बावजूद जेडीयू जीतने में, इन सीटों को जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार जो वोटर का जो रवैया रहा है वो स्ट्रेट कॉन्टेस्ट था। वो कांग्रेस पार्टी हो या चिराग पासवान, कोई भी वोट काटने में सफल नहीं हुए। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, चिराग पासवान के उम्मीदवार को 5000 से कम वोट मिले हैं। वैसे में ये स्ट्रेट कॉन्टेस्ट था जेडीयू और आरजेडी के बीच। तो जिसका वोटर का जितना अच्छा मोबिलाइजेशन हुआ है उसको उसका इतना फायदा हुआ है। और ये हर व्यक्ति मानकर चल रहा था कि नीतीश कुमार आखिरकार इन दोनों सीटों को रिटेन करने में कामयाब होंगे। तारापुर में काउंटिंग अभी चल रही है, अभी भी 7 राउंड की काउंटिंग बाकी है। अभी फिलहाल जो है वहां पर जेडीयू को 1000 से भी कम वोटों का लीड प्राप्त है। अब देखना यह है कि आने वाले 7 राउंड में क्या होता है, क्या कोई फेरबदल होता है या जेडीयू इस सीट को भी बचा पाने में कामयाब रहती है। नगमा जी, और जेडीयू की ने जो कुशेश्वर स्थान की सीट जीती है वो काफी अच्छे मार्जिन से जीती है। मनीष, आरजेडी के जो कैंडिडेट है वहां पर आपने जैसा बताया कि स्ट्रेट कॉन्टेस्ट था ये जेडीयू और आरजेडी के बीच में दोनों ही जगह पर, तारापुर में भी, कुशेश्वर स्थान में भी। कुशेश्वर स्थान में जीत दर्ज की है जेडीयू ने, और जेडीयू की जो यहाँ पे कैंडिडेट है अमन भूषण हजारी, उन्होंने अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की है। आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं, मतलब तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये तमाम लोग बाहर आए पर मोबिलाइज नहीं कर पाए, या लालू बहुत दिनों के बाद ऐसे लौटे मैदान में, तो उनका जो वो करिश्मा था जेडीयू के वोटर्स को मोबिलाइज करने में, वो काम नहीं कर पाया। आप कैसे इसका आंकलन करते हैं जेडीयू की इस जीत का? देखिए, जो दांव वहां पर खेला था आरजेडी ने, जिस जाति के, दलित समुदाय में जिस जाति के उम्मीदवार को दिया था, उसके जितने वोट की अपेक्षा की थी आरजेडी ने, वो वोट उनको उतनी संख्या में नहीं मिला है। उसका कारण ये बताया जा रहा है कि वो आरजेडी के उम्मीदवार गणेश भारती मुसहर समुदाय से आते हैं और उसके अधिकांश जो मेल लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं, वो छठ के समय अपने घर लौटते हैं।
ये एक तर्क दिया जा रहा है। दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि जेडीयू का जो चुनावी प्रबंधन था वो कहीं ना कहीं आरजेडी के चुनावी मैनेजमेंट के ऊपर 20 साबित हुआ, क्योंकि आरजेडी ने ना केवल जेडीयू ने ना केवल ये देखा कि हर एक वोटर के घर में बाढ़ राहत की सामग्री पहुंचे, बल्कि उनको मुआवजा भी मिल जाए, जिसका असर वोटिंग के दिन देखने को मिला है। नगमा, धन्यवाद आपका मनीष। गणेश भारती यहाँ पर आरजेडी के कैंडिडेट थे, जो कि हारे हैं जेडीयू के कैंडिडेट से, अमन भूषण हजारी से। ये हम बात कर रहे हैं कुशेश्वर स्थान की, जबकि बिहार के तारापुर में अभी भी काउंटिंग चल रही है। कुछ राउंड की काउंटिंग, अभी भी वोटों की गिनती बाकी है। वैसे आरजेडी के जो कैंडिडेट है वो अभी आगे हैं, लेकिन बहुत कम मार्जिन से आगे हैं, तो इसलिए नतीजों में फेरबदल हो सकता है। इसके अलावा और दूसरे राज्यों में भी बाईपोल हुए हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को झटका लगा है जबरदस्त। हिमाचल की तीनों विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। मंडी लोकसभा सीट भी कांग्रेस ने जीती है। हरियाणा की सिरसा सीट पर अभय चौटाला आगे हैं। तो ये जो जीत रही है यहाँ पर और जो हार हुई है बीजेपी की, ऐसा इसकी वजह क्या है? हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त, गजाली हैं हमारे साथ। तो गजाली, ये जो झटका लगा है यहाँ पर बीजेपी को, कांग्रेस की तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, नेता कह रहे हैं कि जो लगातार बढ़ती हुई महंगाई है, लोगों पर इसका इतना बोझ पड़ रहा है और सीधे सीधे ये इसी का नतीजा है जो बीजेपी हारी है। पर आप इसे कैसे देखते हैं? जाहिर है कि चुनाव में इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हिंदुस्तान में, जाति और सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर रहती है कहीं पे भी हार जीत में। पर जो यहाँ पर कांग्रेस जीती है, इसकी वजह क्या ये आप कह सकते हैं कि वाकई लोग त्रस्त हैं महंगाई से और इसलिए बीजेपी के खिलाफ इतना वोट गया है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अंग्रेजी की एक कहावत है, आपको पता ही है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर्स हैव नन। तो कांग्रेस की जीत हुई है हिमाचल में। इसका श्रेय किसको जाता है, ये पार्टी या विश्लेषण करने वाले जो विशेषज्ञ हैं वही बता सकते हैं। मैं आपको चुनावी हाल बताता हूं। हिमाचल में 3 विधानसभा चुनाव जिस पे बाईपोल हुए थे, उसमें 2 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस के ही विधायक थे, जिनके देहांत होने के बाद ये उपचुनाव करवाया गया था। तीसरा विधानसभा क्षेत्र जो है जुब्बल कोटबाई का, उस पे जो है भाजपा के उम्मीदवार थे और उनकी मौत के बाद जो है ये तीसरा विधानसभा वहां हुआ था। फिलहाल अगर देखें तो ये क्यों हुआ, अगले साल हिमाचल प्रदेश में चुनाव है और एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी रहता है। दूसरी चीज ये है कि जिन मुद्दों पे कई जमाने पहले चुनाव लड़े जाते थे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, इन मुद्दों पे लगता है कि जनता ने जरूर जवाब दिया है। हिमाचल में या किसी भी बीजेपी शासित राज्य में जब चुनाव होता है तो आप ये देखेंगे कि अक्सर बीजेपी के जो नेता हैं वो यही कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी, राज्यों में भी बीजेपी। और बीजेपी के किसी भी चुनाव को आप देखें तो मुख्य चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होते हैं। 2019 के चुनाव में अगर मंडी लोकसभा सीट की बात की जाए तो उसी चुनाव पे, उसी सीट पे बीजेपी का जीत का मार्जिन 4 लाख से ऊपर था और 1.5-2 साल के अंदर हाल ये हो गया कि आज वो सीट भी नहीं बचा सके और मंडी जिला खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है या वहीं से आते हैं। तो इस चुनाव के नतीजों से एक बात तो साफ पता चलती है कि अगर आप लोगों के मुद्दे उठाएं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाएं या महंगाई का मुद्दा उठाएं, और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको कामयाबी मिल सकती है अगर आप फील्ड पे मेहनत भी करें। दूसरी अहम चीज ये है कि बीजेपी की जो हार हुई है हिमाचल में, उसका कुछ ना कुछ श्रेय जरूर उनके बागी उम्मीदवारों को जाता है, क्योंकि कई सीटों पे बागी उम्मीदवार जो हैं वो एज ए कैंडिडेट भी खड़े हुए। दूसरी चीज कि एक सीट पर बीजेपी के एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हुई है। इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर, इन 2 लोगों ने कैंपेन को हिमाचल में प्रचार को उन्होंने ही लीड किया था, तो उनके नेतृत्व पे भी सवाल उठ रहा है। सियासी गलियारों में चर्चाएं पहले भी थी कि मुख्यमंत्री शायद बदले जाए, तो ये तो हिमाचल में कहीं जी, ये हिमाचल का हाल है। काफी सवाल उठेंगे जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर के नेतृत्व पर, क्योंकि अगर बीजेपी के उम्मीदवार की जमानत जब्त होती है तो बड़ी बात है। जिस तरह का
माहौल है और जो सिलसिला बना हुआ है अलग अलग राज्यों में। बीजेपी ने काफी राज्यों में अच्छा भी किया है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट है, मध्य प्रदेश है। पर गजाली, हरियाणा की स्थिति कैसी है? देखिए, हरियाणा के जिस सीट पर विधानसभा चुनाव हुआ, एलनाबाद, वो सिरसा जिले में आता है, चौटाला परिवार का गढ़ कहा जाता है। उसी सीट से अभय चौटाला पहले विधायक थे। इसी साल कृषि कानून के विरोध में और किसानों के साथ देने के लिए उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया था और वहां पर उनकी जीत दर्ज हुई है एक बार फिर से। उसके मायने कई हैं। पहली बात तो ये कि किसानों ने उनको सपोर्ट दिया था। वहां पर बीजेपी और जेजेपी के कंबाइंड कैंडिडेट कह लें, जो बीजेपी के सिंबल पर लड़ रहे थे, वो गोपाल कांडा जो विधायक हैं, उनके भाई गोविंद कांडा लड़ रहे थे। तो बीजेपी ने भी बहुत जोर लगाया। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जजपा से या उप मुख्यमंत्री जो हैं हरियाणा के दुष्यंत चौटाला, वो भी वहां प्रचार करने गए थे, लेकिन किसानों का विरोध भी था और कहीं ना कहीं किसानों ने अभय चौटाला को सपोर्ट भी दिया था। चौटाला परिवार का वो गढ़ रहा है, तो उनकी जीत निश्चित थी, सुनिश्चित आज हो गई। मार्जिन उनका पिछले चुनाव से इस बार कम रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने टक्कर देने की कोशिश की है। इसके भी 2-3 मायने हैं। पहली चीज कि हरियाणा और पंजाब से अक्सर आप ये सुनती होंगी कि किसान कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, या कांग्रेस जहां भी है वो किसान आंदोलन को समर्थन कर रही है। लेकिन इस सीट पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे या उम्मीदवार थे, वो तीसरे स्थान पर रहे। दूसरी चीज कि कहीं ना कहीं कृषि कानून के खिलाफ जो संघर्ष किसान कर रहे हैं, 26 नवंबर को उनको पूरे 1 साल हो जाएंगे। हरियाणा का उसमें अहम रोल रहा है, तो उनको भी इस चुनावी जीत से बल मिलेगा। जैसा कि बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के जीत का श्रेय कुछ किसान यूनियन के लीडर्स भी ले रहे थे। तो खास करके हरियाणा में ये हुआ है, कृषि संघर्ष का गढ़ है, तो किसानों को भी इसका बल मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है। कई बड़े कद्दावर नेता जैसे कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया है कि नेतृत्व परिवर्तन की तरफ भी देखना होगा केंद्रीय लीडरशिप को। तो कांग्रेस के लिए कोई गेन या कोई लॉस है नहीं, लेकिन अभय चौटाला की पार्टी के, जिसका कोई विधायक नहीं था पहले, वो खुद अकेले विधायक थे, वो कहीं ना कहीं पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। जी, शुक्रिया गजाली। और ये हरियाणा की बात है, ये हिमाचल की बात है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की भी बात करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुए हैं। 4 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुए और उसमें तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली है। टीएमसी को दिनहाटा सीट पर 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत मिली। चारों जगह बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लोगों की जीत बताया और कहा कि इससे पता चलता है कि कैसे बंगाल हमेशा प्रचार और नफरत की राजनीति पर विकास और एकता को चुनेगा। और इस पर अभिषेक बैनर्जी ने ट्वीट किया है। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी पर तंज करते हुए ट्वीट किया है कि ये सही मायनों में एक पटाखा मुक्त दिवाली। बीजेपी के लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में। आगे मध्य प्रदेश में शिवराज का जलवा बरकरार। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यहां पर भी उपचुनाव हुए हैं और इस समय जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं, जो नतीजे आए हैं, उसमें बीजेपी के लिए जो नतीजे रहे हैं वो अच्छे रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अनुराग द्वारी। अनुराग, अब तक के जो नतीजे हैं उसमें भले ही दूसरे राज्यों से बीजेपी के लिए खबर अच्छी नहीं है, जैसे हम बात कर रहे थे हिमाचल की, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि ज्यादातर जगहों पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। किस तरह के नतीजे दिख रहे हैं और पकड़ बनाए रखने की जो वजह है वो भी क्या नजर आ रही है? बिल्कुल नगमा, अब तस्वीर साफ है। चुनाव से पहले मामला 2-2 का था, यानी 1 लोकसभा सीट बीजेपी के पास थी और 1 विधानसभा सीट रैगांव की जो एससी आरक्षित सीट थी वो भी बीजेपी के पास थी। लेकिन जो जोबट की सीट थी वो कांग्रेस के पास थी। आदिवासी बहुल सीट है, आदिवासियों के लिए आरक्षित है। और दूसरी जो पृथ्वीपुर की सीट थी ये भी लगभग 3 दशकों से कांग्रेस के पास थी।
लेकिन पृथ्वीपुर और जोबट के मायने इसलिए अहम है क्योंकि आदिवासी बहुल सीट है और लगातार उन पर हमलों को लेकर बीजेपी बैकफुट पर थी। गुजरात के बॉर्डर का इलाका है तो वहां बीजेपी ने जीत दर्ज की है। लेकिन रैगांव में जो हार हुई है बीजेपी की, वहां भी 3 दशकों बाद बीजेपी हारी है। जुगल किशोर बागरी बीजेपी के विधायक थे, उनके निधन से ये सीट खाली हुई थी। बीजेपी ने एक संदेश देने की कोशिश ये की है कि जिन विधायकों की मृत्यु हुई है जरूरी नहीं है कि उनके पुत्रों को टिकट दें। जैसे खंडवा में नंद कुमार सिंह चौहान जो पूर्व अध्यक्ष भी थे बीजेपी के, उनके बेटे दावेदार थे लेकिन उनको टिकट नहीं देकर ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट दी गई और बीजेपी ने जीत दर्ज की। ये जरूर है कि लाखों से जो जीत का अंतर था वो घटकर हजारों पर आ गया, लेकिन बीजेपी ने लगभग वहां जीत दर्ज कर ली है। तो खंडवा की सीट बचाए रखी है। जोबट और पृथ्वीपुर की सीट कांग्रेस से छीन ली है, लेकिन रैगांव की सीट बीजेपी ने गंवा दी है। लेकिन रैगांव की सीट के पीछे कहानी यह है कि जुगल किशोर बागरी के पुत्रों को टिकट नहीं दी, जिन्होंने बगावती सुर अपनाए, और उनके परिवार में जो उनकी दूर की रिश्तेदार थी प्रतिमा बागरी, उनको टिकट दी है। और वहां से कल्पना वर्मा जो कांग्रेस की थी, उन्होंने जीत दर्ज की है। अब ये जो चुनाव थे ये मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बघेलखंड हो, बुंदेलखंड हो, निमाड़ हो, और या फिर आदिवासी समुदाय हो, या फिर एससी समुदाय हो, या जनरल की सीटें हो। तो इसको एक तरह से एक प्रतिबिंब के रूप में देखा जा रहा था आने वाले चुनाव में, और मध्य प्रदेश के जो अलग अलग हिस्सों की नुमाइंदगी है। और कहीं ना कहीं वैसे इस हार या जीत का मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन साख जरूर एक तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, खास करके तब जब आसपास के प्रदेशों में मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदले हैं। और जब भी दिल्ली दौरा शिवराज सिंह चौहान का होता था तो उसको नेतृत्व परिवर्तन से जोड़ दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं अपने कद को और बड़ा बनाने में कामयाब हुई है बीजेपी, और खास करके शिवराज सिंह चौहान, अगर इन नतीजों के परिप्रेक्ष्य में इसका आकलन करें तो। जी, इन नतीजों का आकलन अगर किया जाए तो शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब हुए हैं, और नतीजे जो हैं वो साफ है मध्य प्रदेश में। धन्यवाद आपका अनुराग इस चर्चा के लिए। इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। और आज धनतेरस है। पिछले साल कोरोना के चलते धनतेरस और दिवाली का त्योहार बहुत ही फीका था। इस बार बाजार में कुछ रौनक है, चहल पहल है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर कोरोना के मामले कम हुए हैं। हमारे संवाददाता शरद शर्मा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के रोहतास नगर मार्केट का जायजा लिया और बताया कैसा लगता है कि इस साल लोगों के दिल से कोरोना का डर निकल गया है, जो पिछले साल था, जिसके चलते इस साल बाजारों में काफी भीड़भाड़ है। धनतेरस का दिन है तो धनतेरस का दिन जो है वो लक्ष्मी जी का होता है, और इस दिन जो घर की लक्ष्मी होती हैं उनको उपहार के तौर पर या तो बर्तन दिया जाता है या फिर गहने दिए जाते हैं। तो आके देखते हैं कि अंदर किस तरह का माहौल है इस दुकान में। काउंटर ग्राहकों से पूरा भरा हुआ है। क्यों जी, क्या खरीदने आए थे? शॉपिंग हो गई पूरी? शॉपिंग चल रही है सर। चल रही है। मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था, पिछले साल की धनतेरस और इस साल की धनतेरस में कुछ अंतर दिख रहा है आपको? बहुत अंतर है, मार्केट में भीड़ बहुत है इस बार, ज़्यादा भीड़, लोग स्पेंड करने के लिए तैयार हैं। हाँ, कारण क्या है इस बार, मतलब ज़्यादा लोग अगर मार्केट में दिख रहे हैं, आपके हिसाब से कारण क्या है, या आप किस कारण से निकले हैं? कारण इसलिए है कि लोग पिछले साल जो दिवाली उस हिसाब से सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, इस बार ज़्यादा करने पर, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस कहीं खत्म हो गई हैं कोविड की। बड़ी अच्छी तस्वीर है कि खरीदारी हो रही है, क्योंकि कोरोना में हमने देखा लॉकडाउन हुआ था, सब बंद हो गया था। अब काफ़ी अच्छी तस्वीरें दिखाई दे रही है। थोड़ा बताइए कि पिछले साल की जो धनतेरस थी और इस साल की जो धनतेरस है, कुछ अंतर है? हाँ, अंतर तो है जी। पिछले साल के मुकाबले इस साल रेट बहुत बढ़ गए हैं, ग्राहक सामान खरीदते हुए हिचकिचा रहा है। अच्छा, ये बर्तन के सामान के रेट बढ़ गए? जी, ऑलमोस्ट 25 to 30% प्राइसेस में हाइक आ गया है। अच्छा, तो ग्राहक को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सामान खरीदने में पिछले साल के मुकाबले। पिछली धनतेरस में इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है? भैया अंतर ही अंतर है, सारा कुछ मार्केट में डाउन हो रखे सारे। अच्छा, नहीं यहाँ पे मतलब लोग बाग तो खूब दिखाई दे रहे हैं, भीड़ भाड़ अब दिख रहे हैं, बट एकदम से ही निकले ना सारे जने, पहले तो सब कुछ ही डाउन हो रखा था। अच्छा, नहीं तो पिछली बार डर था मन में कोरोना वाला, इस बार नहीं, ऐसा है क्या? इस बार इतना नहीं लग रहा, बट जैसे कह रहे तीसरी लहर आ रही, बट उस हिसाब से वो कोई मार्केट में वो नहीं है। पिछले साल जब धनतेरस थी तो रोजाना 7000 कोरोना मामले रिपोर्ट हो रहे थे, 100 लोगों की मौत हो रही थी। लेकिन इस बार जब धनतेरस है तो डेली 20, 30, 40 मामले कोरोना के रिपोर्ट हो रहे हैं,
और कई कई दिन ऐसे बीत रहे हैं जब कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हो रही है। तो उसकी वजह से भी एक कोरोना का डर लोगों के मन से निकल गया है, ये अच्छी बात है। पर बाज़ार की तस्वीर देखकर जो है एक अच्छी तस्वीर जो है अर्थव्यवस्था के लिए और हम सब के लिए नज़र आ रही है, वो ये है कि फ़िलहाल सब कुछ सामान्य सा होता नज़र आ रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की रोहताश नगर मार्केट से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना संकट का असर दिवाली पर मिठाइयों के कारोबार पर भी पड़ा है। दिल्ली के मशहूर बंगाली स्वीट के मालिक का कहना है कि 2019 की दिवाली के मुकाबले मिठाइयों की बिक्री 60 से 70% ही रह गई है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस साल कारोबार कुछ बेहतर है। दिल्ली के मशहूर बंगाली मार्केट के इस बंगाली स्वीट हाउस में काफ़ी भीड़ है और ऐसा लगता है कि दिवाली की जो रौनक है वो इस बार वापस लौट आई है। बिजनेस काफ़ी बेहतर है। मेरे साथ गिरीश अग्रवाल हैं जो मालिक हैं बंगाली स्वीट हाउस के। पिछले साल की दिवाली के मुताबिक इस बार माहौल कितना बेहतर है? देखिए साहब, पिछले साल तो दिवाली बहुत ख़राब थी, लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन इस साल नॉर्मल नहीं है। पर कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करें पिछले साल 2019 जैसी नहीं है, बट मैं समझता हूँ 2020 से बेहतर है और बहुत बेहतर है और बहुत अच्छी है। लोगों में उत्साह है, जो वैक्सीनेशन हुआ है लोगों में, उससे मैं कहूँगा कि उत्साह आ गया लोगों में कि भाई, और लोग कॉन्फिडेंट हैं, बाज़ार में निकल रहे हैं और पिछले साल से बेहतर स्थिति में है मार्केट इस बार। जी बेशक बेशक, हम जैसे सब पूरे इतनी भीड़ भड़का तो मैं 2 साल में पहली बार देखा है। सिर्फ ये दिल्ली में नहीं, मैं बहादुरगढ़ जैसे छोटे शहर में रहता हूँ तो वहाँ भी माहौल जो है बड़ा एक जश्न वाला माहौल है। लोग चाहे छोटी चीज़ खरीद रहे हो चाहे बड़ी चीज़ खरीद रहे हो, लेकिन उसके पीछे हम ये नहीं कहेंगे ये बाज़ारवाद है या बाज़ार की संस्कृति है। उसके पीछे अंदर की जो दिवाली के जो एक जश्न चिरागों का जश्न, उसके पीछे वो भाव रहता है। यानी एक जिसे मैं कहूँ कि अंतर्मन की रोशनी का भाव जी। और अच्छा लग रहा है। जैसा अब हम सब बैठे इसलिए आए हैं आज इस दिवाली से पूर्व धनतेरस है, जो भी है, ये तो कहने की बातें हैं। एक लोक जिसे कहते हैं लोक संस्कृति, लोक चेतना, लोक रचना, लोक रंग, वो हम सब मनाने आए हैं। देखिए, कोरोना बिल्कुल उतार पे है तो ये बात लोगों को उत्साहित कर रही है, और लेकिन उन्हें एहतियात तो बरतने की ज़रूरत अभी है, क्योंकि बार बार ये बात आ रही कोरोना गया नहीं है। हम तो यहाँ खाने पीने आए थे, इनका जश्न मनाने आए थे। 7 लाख का पुरस्कार लिए बैठे हैं महाराज, तो उनका कुछ तो झाड़ें, कुछ तो गांठ ढीली करें अपनी। आज वो 900 रुपये का बिल आया है, तो अगली बार फिर से मतलब ये अभी पहली किस्त है, अब इनको काटना है, बाकी काटना है। ये हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर माहौल बेहतर है इस बार, लेकिन जैसा इन्होंने कहा सतर्कता भी लोगों को बरतनी होगी। जोसेफ के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।